वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज मैं लेके आया हूँ सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 7वां क्लास कह सकते हो या आप या वीडियो ये 7वां वीडियो है मेरा सीडीपी के ऊपर। तो आप जिस तरह से इसको देखो, तो फ्रेंड इसमें मैं ले आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं, उन्हीं पेपरों से लेके आया हूँ मैं। और 30 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं इसको करेंगे हम, कितने नंबर तक कर सकते हैं, कितना नंबर आप कितने सही करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर ला सकते हो अगर इस तरह से आया क्वेश्चन पेपर में। तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बताइए कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सामने कि शैशव काल की अवधि क्या है। जन्म से 1 वर्ष है या 2 वर्ष है या जन्म से 3 वर्ष है या 2 से 3 वर्ष तक है। तो फ्रेंड्स बताइए, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम, इन्फेंसी वाली पीरियड जो है वो कब से कब तक होती है। बर्थ टू ईयर होती है, बर्थ टू 1 ईयर, बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ टू 3 ईयर या 2 से 3 ईयर। तो फ्रेंड जो जो ऑप्शन इसमें सही है वो 2 है। लेकिन फ्रेंड जो अगर आप पढ़ोगे तो इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। इसमें जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं वो अलग अलग हैं। किसी ने कहा है, जैसे कि सैले ने कहा है कि जो विकास की प्रक्रिया है उसमें शैशवा काल जो है इन्फेंसी वो जो है 1 से 5 साल है, 1 to 5 कह सकते हो। फिर अगला जो है बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड वो है 5 से 12 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट जो है किशोरावस्था है यानी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है वो है 12 से 18 वर्ष। इन्होंने कहा है, किसने? सैले ने। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे और अगर आप अगला देखोगे तो अध्ययन की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो किताबों में लिखा हुआ है कि इन्फेंसी जो है, ये वाला जो इन्फेंसी है मतलब शैशव काल, वो जन्म से बर्थ टू 5 ईयर्स है, 5 ईयर है। और फिर जो अगला ये आपका अगला कौन सा है? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड है। जो चाइल्डहुड है वो है 6 से 12 ईयर, 6 से 12 ईयर बता रखा है। फिर नेक्स्ट जो है आपका किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ये जो है 12 से 19 बताया है। तो फ्रेंड आप इसमें देखोगे इस हिसाब से तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जन्म से 2 वर्ष वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में, कौन सी अवस्था में इन चारों में से। या फ्रेंड आप इंग्लिश में देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे ए चाइल्ड बिटवीन टू यानी 2 to 7 ईयर इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन से इसमें से कौन से संज्ञानात्मक विकास के चरण में है। तो फ्रेंड आप देखोगे तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है, सेंसरी मोटर स्टेज यानी इसमें जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें आप जब पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब इसमें मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था वो जो बता रखा है उनने, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज उन्होंने बता रखा है 0 से 2 साल तक। फिर क्या है अगला? प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रिया आप लिखोगे तो एक मिनट फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये बता रखा है उन्होंने 2 से 7 साल तक। और फिर अगला जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको बता रखा है उन्होंने 7 से 11 साल तक। उसके बाद लास्ट एक है अमूर्त संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अमूर्त का हम यहाँ लिख देते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको उन्होंने बता रखा है 11 से 15 साल तक।
तो फ्रेंड अब आप देखोगे तो इसमें 2 से 7 साल के बीच की बात की जा रही है। तो इसमें किसमें 2 से 7 साल है? 2 से 7 साल किसमें है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देख सकते हो। ये ई फॉर इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 साल तक है, यानी इंद्रिय जनित यानी सेंसरी मोटर स्टेज। और फिर हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 2 से 11 साल तक। फिर है यहाँ पे आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लास्ट वाला है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 साल तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये वाला है अगला क्वेश्चन फ्रेंड कि विकास डैश से, आप देख सकते हो, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। किधर से किधर बढ़ता है? चारों ऑप्शनों में। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से, एक मिनट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब आप क्वेश्चन देख लियो, विकास का जो क्रम है वो किधर से किधर की ओर बढ़ता है। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। और ये जो सिद्धांत है विकास का, फ्रेंड विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कंटिन्यूस, जैसे एक लाइन बढ़ रही है ना, ऐसे ही विकास भी बढ़ता है। लेकिन एक बात बताऊँ यहाँ पे, कहीं कहीं आपका विकास यहाँ इतना होता है, कहीं इतना हो जाता है, कहीं विकास होता ही नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए विकास तो ये चलने वाली निरंतर प्रक्रिया तो है, लेकिन विकास का जो क्रम है ना, विकास मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको। तो फ्रेंड जैसा कि मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, विकास तो होता ही है, जिंदगी लाइफ टाइम विकास होता ही रहता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन विकास जो है आपके जन्म से, मतलब आपका जन्म होगा, उसके बाद आप जब पढ़ोगे लिखोगे तो उस समय विकास आपका ज़्यादा होगा। लेकिन एक समय आएगा जब ज़्यादा, अब आप ओल्ड एज हो जाओगे तो उस समय विकास आपका कम हो जाएगा, और इधर इधर कहीं आप विकास ज़्यादा रहेगा आपका। क्योंकि आप कुछ सीखोगे, समाज में आओगे, जन्म होगा, समाज में आओगे तो सीखने लगोगे, तो विकास की वही प्रक्रिया जो है निरंतर, एक चलने वाली तो एक कंटिन्यूस चलेगी, लेकिन कहीं आपका विकास ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ये सामान्य से विशिष्ट क्यों? क्योंकि एक बालक जब जब जन्म लेता है तो वो कुछ कुछ सामान्य प्रक्रिया ही तो करता है। धीरे धीरे हाथ पैर चलाता है, फिर वो मुंह खोलता है, सामान्य, ये सारी प्रक्रिया सामान्य है। मुंह खोलता है मगर बोल नहीं पाता है, और फिर बाद में एक दिन आवाज़ माँ निकालता है, तो मतलब ये विशिष्ट प्रतिक्रिया हुई। बाद में फिर खड़े होकर चलने लगा, ये भी एक विशिष्ट प्रतिक्रिया हुई। पहले तो सामान्य किया, लेट के हाथ पैर चलाया लेकिन बोल नहीं पाया, मुंह खोला लेकिन बोल नहीं पाया, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब चलने लगा, बोलने लगा, तो ये विशिष्ट प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि किसी वस्तु को अगर हमें प्राप्त करना हो तो सामान्य रूप से केवल हाथ ही नहीं, अन्य अंगों को भी हिला, मतलब अगर इस बच्चे की बात की जाए, अगर उसको कुछ लेना है तो क्या कहते हैं, हाथ पैर भी हिलाएगा, अंगों को भी अपने हिलाएगा। किंतु वो धीरे धीरे जब उसे प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर वो वस्तु दूर है तो बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर उसको पकड़ने की। तो एक तरह से पहले तो हाथ पैर मारा, अंगों को अपने हिलाया, शरीर को हिलाया, लेकिन पहुंच नहीं पाया। तो ये प्रक्रिया यहाँ तक क्या हुई, सामान्य हुई। लेकिन अगर वो बढ़ के धीरे धीरे घिसट के किसी तरह से उसको पा लिया तो वो विशिष्ट हो गई। तो इसीलिए फ्रेंड ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है कि जब एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, सहयोग से यानी कि एक वयस्क आदमी है, उसके पास एक बच्चे के मुकाबले जो सोचने की और समझने की क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन एक बच्चे का थोड़ा कम, बहुत ही कम होगा, थोड़ा क्या बहुत ही कम होगा, एक बच्चे का बहुत ही कम होगा। तो एक बच्चे, हम क्या करते हैं, एक बच्चे के साथ जब खेलते हैं तो बच्चे ही बन जाते हैं।
उसी के जैसे व्यवहार करते हैं, मतलब कि हमें लगता है कि वो बच्चा हमारी बातों को इसी तरह से समझेगा, जैसे तुतला के बोलना, इशारे करना इस तरह से। तो वही है, जब एक व्यक्ति इसी तरह से आपको मैं समझा रहा हूँ कि जब ये व्यक्ति इससे सही मतलब इसी में ढल जाता है बच्चे के रूप में, तो ये क्या कह रहा है, सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता, तो बच्चे का जो वर्तमान स्तर है उस पे आ जाते हैं, उस स्तर पे आ जा रहे हैं, तो प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या किए, इस बच्चे के इस लेवल तक आए, उसके उसके लेवल तक आए, और इस बच्चे के इस लेवल तक आके इस लेवल को हम ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि हम जब उस बच्चे को उस तरह से बोलते हैं और या इशारे करते हैं तो बच्चा वो करने की कोशिश करने लगता है, इसलिए प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम मतलब ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, को सुगम बनाते हैं, और बच्चे इससे आसान बच्चे को अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो बच्चा शायद वो चीज़ नहीं कर पाता, जैसे कुछ पकड़ना चाह रहा हो तो आप दूर से उसको पुचकारते हो, नहीं पुचकारते तो शायद उसको एक मोटिवेशन नहीं मिलता पीछे से, तो वो नहीं कर पाता, लेकिन आपने वो किया, उसके उसके स्तर तक आप गए, और फिर तो गए तो उसमें प्रगति किया उसने, और प्रगति करके अपने जो भी पान जिसको जिसको पकड़ना चाहता था वो उसने वो पा लिया, तो सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड। तो अपने पूरे इस काम में जो मैंने बताया, पूरे इस काम में आपने क्या किया, सहयोग दिया उस बच्चे को, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, नवीन जानकारियों को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम हो या कोई अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डैश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टेंस स्कीम, जो पहले से स्कीम है, टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन, तो न्यू इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए जो पहले से जो स्कीम है, एग्जिस्टिंग जो स्कीम है उसको चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे होगे, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि टीचर भर्ती जैसे होती है, अब यहीं देख लो डीएलएड और बीटीसी, तो डीएलएड नहीं सॉरी डीएलएड और बीटीसी तो एक ही चीज़ हो गया, बीएड एक अलग चीज़ हो गया, तो आप डीएलएड या बीटीसी और बीएड को देख लो, तो क्या ये जो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं, डीएलएड या बीटीसी, आप ऐसे देख सकते हो डीएलएड या बीटीसी, और लेकिन बीएड वाले 1 to 8 के लिए होते हैं, बीएड वाले 1 to 8 के लिए होते हैं, लेकिन अभी जो भर्ती हो रही है यूपी में, तो उसमें उसमें बीएड वाले भी एलिजिबल हो गए हैं, तो इनको क्या करना पड़ रहा है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है, 6 माह का ब्रिज कोर्स, तो ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स, 6 माह का जो ब्रिज कोर्स हो रहा है, इनको किस लिए किया जाए, किस लिए कराया जाए, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाए 1 to 5 के, तो ये क्या किया जा रहा है, जो वर्तमान स्कीम है 1 to 5 के लिए डीएलएड बीटीसी का जो स्कीम है वर्तमान, उस स्कीम में हमने क्या किया, नवीन जानकारी को शामिल, मतलब कि नवीन बीएड को, नवीन जानकारी आप किससे रिलेट करो, बीएड से, अब इनको लेना है हमें, तो हमने 6 महीने का एक कोर्स करा दिया, मतलब क्या किया, वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया एक हमने क्या किया, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के इनके बराबर कर दिया, तो ये क्या किया हमने, इसका इसमें लाने का मतलब क्या, समायोजित कर दिया इसी में, तो ये बराबर हो गया फ्रेंड, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन समायोजन का सही है। आप मुझे लग रहा है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यही यही चीज़ है, मतलब कि किसी भी कोई भी कानून हो, कुछ भी हो, नीति कोई बनती है, तो क्या किया जाता है, पहले अगर जैसे कि कोई कानून बनता है तो संसद में क्या होता है, पहले ज़रूरी होता है, जो पहले से बना है उसमें कुछ कभी कभी दुविधाएं आ जाती हैं, तो उसको चेंज किया जाता है, क्योंकि इसके अनुकूल जो कानून अभी वर्तमान में बन रहा है वो उस जो पहले से बना हुआ कानून है उसके अनुकूल नहीं है, तो हम पहले उसमें चेंज करते हैं, फिर इस कानून को उसमें ढालते हैं, तो उसी तरह से सेम ये है। अब जैसे मैंने आपको एक आसान भाषा में समझाया डीएलएड बीटीसी का, तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया समायोजन के लिए, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश पर अधिक है, डैश के बजाय डैश अधिक है, यानी मिडिल चाइल्डहुड की बात की जा रही है, मिडिल चाइल्डहुड में लैंग्वेज की बात की जा रही है, वो डैश के बजाय डैश अधिक है। क्या है फ्रेंड, आप पढ़ोगे किताब में ऐसे लिखा है, तो
ये जो इसका एज जो ये है मिडिल चाइल्डहुड का जो समय है वो कब से कब तक है, 9 से 12 मान सकते हो आप, 9 से 12 या 13, कहीं कहीं लिखा है 9 से 12 या 13 वर्ष, ये जो है आप मान सकते हो। और यही जो है मिडिल चाइल्डहुड की अवस्था है। और इसमें जो है क्या होता है कि ये जो अवधि है फ्रेंड, इसके दौरान बच्चों में जो खूब भाषा के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न होती है, और वो भाषा के साथ क्या कर रहे हैं उनके में ये भी उसका डेवलपमेंट होता है कि वो क्या कर सकते हैं, भाषा के बारे में समझ विकसित हो जाती है। तो ये जो बच्चे जो हैं समस्याओं को समझने लगते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं, और अधिक विचार विमर्श के साथ उसका उपयोग करना शुरू करते हैं भाषा का। और इसी भाषाई व्यवहार के मामले में वो बुद्धिमान आदमी का युग इसे कहा जाता है। इसे बुद्धिमान आदमी का युग माना जा सकता है, ये वाला जो एज है। और इस दौरान जो है बच्चे चुटकुले सुनाते हैं, हाँ, दौरान बच्चे सजा देते हैं और उनकी सराहना, मतलब आपस में ये सारी चीज़ें करते हैं जो मज़ेदार हो सकता है। तो फ्रेंड, जो ये आप देख रहे हो ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सामाजिकृत और अहम केंद्रित। जो क्या है, सामाजिकृत ना होके अहम केंद्रित हो जाता है, बच्चे खुद अपने आप से उनमें समझ विकसित हो जाती है। और उसका जैसे कि मैंने अभी आपको जो भी आगे लेक्चर में बताया कि वो ये वह अवधि हो जाती है जिस दौरान बच्चे में समझ विकसित हो जाती है, भाषा का विकास हो जाता है, वो उसका उपयोग करने लगते हैं, सजा देने लगते हैं। बच्चे अपने आप में सजा देने लगते हैं, मतलब समझ सकते हैं गलत सही, फिर चुटकुले सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और माहौल को मज़ेदार बनाते हैं। तो वो अहम केंद्रित हो जाता है सामाजिकृत ना होके। तो ये वाला ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप क्वेश्चन ही देख रहे होंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, इसमें कोई एक ही ऑप्शन होगा जो शामिल है और 3 तो गलत होंगे ना, तो आप 3 गलत ऑप्शन ढूंढ सकते हो। अब देखो जैसे कि यहाँ दे रखा है चौथे ऑप्शन में कि वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है। फ्रेंड, अगर वो बच्चा है तो बिना खेल के समझ ही नहीं सकता और अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है जिनमें खेल शामिल ही नहीं है। फिर कह रहा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, मतलब एक प्रतिबंधित परिवेश हो और उसमें शिक्षा दी जा रही है, उसमें सिखाया जा रहा है। प्रतिबंधित, अगर चारों तरफ से उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तभी भी वो नहीं सीख पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। बच्चों का एक कोने में बैठना, फ्रेंड सारे बच्चों से अलग एक कोने में बैठना, ये भी गलत है। तो फिर एक ही बचता है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, जितने वो हाथों से अपने बनाएंगे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया है और मधुर संगीत बजाते देखा। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप, हाईलाइट किया मैंने, स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत। तो कक्षा अध्यापक ने देखा है और कीबोर्ड पे बजा रहा है, वो स्वयं द्वारा तैयार है, मधुर संगीत है। तो क्या स्थानिक, मतलब रागों में स्थानिक बुद्धि है, यहाँ पे स्थानिक होगा क्या? गलत। फिर कह रहा है भाषा का कुछ है, यहाँ भाषा के बारे में कुछ कहा जा रहा है? नहीं। फिर क्या शारीरिक गतिबोधक, कुछ शारीरिक क्षमता या कुछ मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है क्या? कर तो रहा है लेकिन वो संगीत पे कर रहा है। शारीरिक गतिबोधक मतलब कहीं शारीरिक मूवमेंट नहीं हो रही है उसकी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर एक ही चीज़ है कि कीबोर्ड पे बजा रहा है, मधुर संगीत बजा रहा है, स्वयं द्वारा तैयार है, इसका मतलब उसमें संगीतमय बुद्धि उच्च है, तभी तो अपने आप ही वो बना रहा, मधुर संगीत बनाया है, खुद के द्वारा बनाया गया है उसके। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं किससे? लड़कियों से, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि अगर इस तरह से लड़कियों के अपेक्षा लड़कों को अध्यापक जो है एक बेहतर बता रहा है, इसका मतलब क्या? जेंडर पक्षपाती है, लड़कों को ये गर्ल्स और ये बॉय, तो बॉय को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, गर्ल को नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो जेंडर पक्षपाती है। और कह रहा है कि गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? लड़कियों में भी उतना ही दिमाग होता है जितना एक लड़के में होता है, तो वो भी मैथ में सही हो सकती हैं। लेकिन ये एक
टीचर की दृष्टि है देखने की, जो इस तरह से देख रहा है, इसका मतलब लिंग, जेंडर या लिंग पक्षपाती कह सकते हो आप, जेंडर पक्षपाती। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा मानती है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इस ऑप्शन को हम यहीं देखें, 3 ऑप्शन खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें रख के देखेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है, समावेशी शिक्षा जिसमें कि मतलब बच्चे, जिसमें हर तरह के बच्चे हों, गूंगे, बहरे, डिसेबल्ड बच्चे, मतलब सारे डिसेबल्ड बच्चे और एबल्ड बच्चे जो भी हैं, अच्छे बच्चे, एबल्ड बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे दोनों हों, तो वही समावेशी शिक्षा है। उस सबको साथ बिठा के पढ़ाना एक क्लास में। तो ये मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। अब देखो, आप अब कह रहे हैं हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बदल दोगे क्या? आप यहाँ बच्चा रख दो और उसको व्यवस्था, एक बच्चा आ रहा है आज़ाद, अपने घर से आ रहा है पढ़ने के लिए स्कूल, तो अपनी एक पर्सनालिटी लेके आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि अपने यहाँ, अपना ये स्कूल है, यहाँ पे एक अपने व्यवस्था बना रखी है कि एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और इधर उधर नहीं देखेगा, और जो मैं किताब दूंगा उसमें से रट लेगा। तो ये एक आपकी व्यवस्था है स्कूल की। अब बच्चा आ रहा है अपनी पर्सनालिटी लेके आज़ाद मन से यहाँ पढ़ने के लिए, और आपने आते ही अपनी व्यवस्था उसके ऊपर थोप दी। तो क्या ये सही होगा क्या ऑप्शन? एक बच्चे को आपने उसकी जो स्वतंत्रता है उसको छीन के, या उसकी पर्सनालिटी छीन के, और आपने एक व्यवस्था में उसको ढाल दिया, तो वो आगे आगे बढ़ पाएगा या ग्रो कर पाएगा जो भी? तो ये वाला ऑप्शन सही है? नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि समवयसी शिक्षा मानती है कि हमें यहाँ पे आप व्यवस्था रख लो और यहाँ पे बच्चे रख लो। तो व्यवस्था को, अगर ये व्यवस्था, एक बच्चा आ रहा है यहाँ से स्वतंत्र रूप से घर से निकला है पढ़ने के लिए, और यहाँ पे आप ये कमरा है खाली, ऐसे ही टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था, मतलब व्यवस्था है उस तरह की। अब देखो, बच्चा आ रहा है यहाँ पे, और बच्चा जिस तरह से है, अगर बच्चा जो है बहुत कमज़ोर है, मतलब इसको कुछ नहीं आता है एक तरह से, तो उसी के आधार पर तो आप इस क्लास को डिसाइड करोगे ना। अब ये अगर मान लो ये बच्चा आया पहले दिन, तो इसको पहले ये पीछे बिठा दोगे इसको कि आगे बिठाओगे? तो व्यवस्था बदल रहे हो ना इसको, या तो आप पीछे पीछे बिठा दोगे तभी। तो क्या कर रहे हो आप? व्यवस्था इस बच्चे के अनुसार बदल रहे हो। आगे बिठा रहे हो तभी भी इस व्यवस्था को आपने बदल दिया है इस बच्चे को देख के। तो ये चीज़ सही है ना कि एक बच्चे के अनुसार उस व्यवस्था को बदल दे रहे हो। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तो ये दोनों गलत ही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होगे। ये क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इतना बात तो ठीक है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, हमने माना कि है, एक बच्चे में है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी? हमने माना कि बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी? अब पहला ऑप्शन देखते हैं कि तालमेल बिठाने की। अब एक शिक्षक है और एक बच्चा है, तो इस बच्चे की जितनी क्षमता है सोचने की और समझने की, टीचर की ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड, अब जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता है, तो इस टीचर को इसके साथ तालमेल बिठाने की क्या ज़रूरत है? तालमेल बिठाएगा टीचर क्यों? मतलब कि इस बच्चे के साथ तालमेल क्यों बिठाएगा? ये ऑप्शन यहीं गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है फ्रेंड अगला कि संप्रेषक और व्याख्याता की, यानी कम्युनिकेटर की या एक लेक्चरर की। तो कम्युनिकेशन करने की, यहाँ पे जब बच्चे में रचना करने की क्षमता है, तो एक कम्युनिकेटर, संप्रेषक की ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेटर की, या एक लेक्चरर की भी ज़रूरत नहीं है। फिर एक अगला है सुगमकर्ता की, यानी फैसिलिटेटर की। एक फैसिलिटेटर यानी कि बच्चे के पास तो पहले ही ये ज्ञान रचना करने की और अर्थ निर्माण की क्षमता है, तो बच्चे को और क्या चाहिए? बस सुविधाएं ही तो चाहिए। अब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसको क्या चाहिए? एक चेयर चाहिए, बेंच चाहिए बैठने के लिए और रख के पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे में तो है। तो ये आपने क्या किया? अगर ये चीज़ें दे दी तो आपने फैसिलिटी दे दी उसको। तो एक सुगम करता, अगर आपने ये दे दिया तो उसमें वो शायद और कुछ अच्छी तरह से पढ़ सके और समझ सके, तो आपने एक फैसिलिटी दे दी उसको,
तो ये चाहिए उसको। निर्देशक की यानी डायरेक्शन की ज़रूरत तो है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ सुगमकर्ता की ज़रूरत ज़्यादा है। तो फ्रेंड तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला गलत। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से एक ऑप्शन चूज करने के लिए ये बहुत बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चा मतलब कि एक गिफ्टेड चाइल्ड जिसमें कि बहुत सारी प्रतिभा है। तो एक गिफ्टेड चाइल्ड में क्या नहीं है इसमें से? तो फ्रेंड एक गिफ्टेड चाइल्ड जैसे कि हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब कि अरे इसके पास तो पहले गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है, मतलब कि वो चीज़ें उसके में पहले से इनबिल्ट हैं, यानी ये ज़्यादा बुद्धिमान है वो। तो एक प्रतिभाशाली बच्चा है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो उसमें सारी चीज़ें उच्च ही होंगी तभी तो बुद्धिमान है। तो आप देखो ये पहला ऑप्शन उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पूछ रहा है नहीं होंगी, तो ये तो होंगी उस बच्चे में, उच्च होंगी तभी तो वो प्रतिभाशाली है। तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होंगी। फिर कह रहा है उच्च आत्मसमझ, उच्च फिर यहाँ भी लग गया तो ये भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी नहीं सही है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर कह रहा है तीसरा कह रहा है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। फ्रेंड यहाँ निम्न आ गया ना, तो निम्न नहीं है, मतलब बच्चा प्रतिभाशाली है उसके मतलब इसका मतलब उसमें सारी चीज़ें उच्च हैं, जैसे कि ये फिर ये भी होगा, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना ये भी होगा, लेकिन ये निम्न नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन अगर नहीं हटा दें तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हम तीसरा ऑप्शन लगाएंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सिद्धांत के अनुसार कह रहा है पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो फ्रेंड ये जो है पूर्व परंपरागत स्तर, इसको हम कहते हैं नैतिकता स्तर भी कहते हैं, या लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। इसको कहते हैं प्री कॉन्वेंशनल लेवल, इंग्लिश में कहते हैं प्री कॉन्वेंशनल लेवल स्तर। तो फ्रेंड इसका जो समय होता है ये होता है 4 से 10 साल, ये पूर्व परंपरागत स्तर का जो समय है। और इसमें जो है सही या गलत निर्णय जो है एक बालक स्वयं के मानकों के आधार पर नहीं लेता है, ये दूसरा जैसे कोई समझाता है दूसरा व्यक्ति, या दूसरा व्यक्ति जो कहता है सही या गलत उसी के आधार पर लेता है। और या तो खुद अनुभव करता है, जैसे कि उसका भौतिक परिणाम, जैसे जो भी काम करता है उसको वहाँ पे रिजल्ट दिखता है तब उसको मानता है। इसमें दो अवस्था होती है, इस अवस्था में दो अवस्था होती है। पहली अवस्था में बालक जो है शक्तिशाली या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले। और दूसरी अवस्था होती है कि बालकों में ये एक दूसरी अवस्था होती है पुरस्कार पाने के लालच में, वो उनमें ज़्यादा होती है, पुरस्कार पाने की लालसा जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ दिखावे की योजना बना लेते हैं और दिखावा करते हैं, और या अपनी सहभागिता ज़्यादातर दिखाते हैं, इन्वॉल्व होने लगते हैं किसी बात में कि हमें ये चीज़ मिल जाए। जैसे चॉकलेट लेना है तो हम बातों में कहते हैं कि क्या बात, मतलब अपने बात बनाने लगते हैं। तो इस तरह से वो लालसा दिखाने लगते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। तो फ्रेंड ये जो इसके हिसाब से जो ऑप्शन है कि दंड से बचने के लिए वो या तो क्या कहते हैं कि दंड से बचने के लिए वो दिखावा करने लगते हैं और सहयोग की भावना दिखाने लगते हैं कि उनको दंड न मिले, डरते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अंतर्निहित संभावित दंड वाला ऑप्शन सही होगा और बाकी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिक्षार्थियों या जो अधिगम करता है उन्हीं को शिक्षार्थी हो गए वो, कि व्यक्तिक विभिन्नताओं उनके जो पर्सनालिटी डिफरेंस होती है, हर आदमी की अपनी एक अलग विभिन्नता होती है। तो इसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये पहला ऑप्शन आप देखोगे तो मैंने जैसे कि बताया प्रत्येक जो सीखने की क्षमता है प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग है, सीखने की क्षमता हर एक व्यक्ति की अलग अलग है। तो इसलिए किसी को कुछ सिखाने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा प्रयास, किसी में बहुत कम, या किसी में नहीं करना पड़ता है, वो सुन के ही समझ लेता है। तो इस तरह से मतलब सबकी अलग अलग हो गई,
तो यहाँ पे जो कह रहा है विविध प्रकार के, तो इन तीनों के बच्चों के लिए विविध प्रकार का अधिगम जो है माहौल उपलब्ध कराना पड़ेगा उनको। किसी पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, किसी पे कम, किसी पे बहुत कम, ऐसे। तो ये जो है अधिगम परिस्थितियाँ क्या हुई, अलग अलग हुई, तो विविध प्रकार की हुई। तो ये ऑप्शन जो है कि एक शिक्षिका को चाहिए, करना चाहिए, तो ये करना ही चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा निगमनात्मक यानी डिडक्शन पद्धति, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। ये तो अधिकतर प्रयोग जहाँ लिख दे, जहाँ चीज़ कोई चीज़ ऐसा लिख दे केवल या अधिकतर या बार बार, ये सारे ऑप्शन गलत होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि मेमोराइज कराना यानी याद कराना, ये भी गलत है ऑप्शन। याद कराने वाला ऑप्शन भी गलत होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, कोई एक ऑप्शन होगा जो सिद्धांत नहीं होगा, और 3 तो होंगे ही। तो आप अगर 3 ढूंढ दिए तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है एक सिद्धांत नहीं है, एक प्रक्रिया नहीं है, आप कह सकते हो। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कि इसमें 3 ऑप्शन तो होंगे जो वो बाल विकास का एक सिद्धांत होंगे, लेकिन एक जो है वो नहीं है, तो वही वाला ऑप्शन है। तो हम ढूंढते क्या है कि बाल विकास का एक सिद्धांत है, मतलब वो 3 कौन से हैं जो बाल विकास का सिद्धांत है, हम वही ढूंढ लेंगे, जो बचेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये फ्रेंड पहला कह रहा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। सही बात है, मैंने आपको बताया था सभी विकास चलते हैं सीधे ही, लेकिन उनमें कहीं ज़्यादा कहीं कम विकास का स्तर जो है, स्तर ये ऊपर का लेवल, ये जो कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक क्रम तो होता ही है इनका, तो एक क्रम का पालन करते हैं, ये ठीक है। फिर विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सही बात है, सभी जितने भी चरण आएंगे विकास के, जैसे आपके एज के हिसाब से विकास के चरण आते रहते हैं, वो सारे महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई भी एक चरण आपका छूट गया तो आप एक तरह से एक बहुत मतलब आपके अधूरे रह गए, एक चरण से अधूरे रह जाएंगे, तो आपकी जो डेवलपमेंट होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो ये भी सही चरण है। फिर कह रहा है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। अनुभव से अगर कुछ गलती होती है तो अनुभव होता है, फिर आपको अगले स्टेज में आप उसको सुधार के चलते हो। यहाँ गलती हुई, फिर यहाँ से बढ़े आप एक अगले स्टेज में इसको सुधार लिया, तो ये क्या अनुभव की अंतःक्रिया का ही तो परिणाम था। तो ये भी ऑप्शन सही है। एक बचता है लास्ट ऑप्शन, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये समान जो मैंने आपके बताया कि ये वाला तो पहले ऑप्शन के लिए मैंने बताया सभी विकास एक क्रम का पालन यानी क्रम, लेकिन ये वाली चीज़ें जो लेवल के बताया मैंने, ये तो लेवल समान नहीं है ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा हैं, तो ये एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ इसने गलत बताया है। तो ये चौथा ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है, और अगर देखा जाए तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, तो ये वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन यानी असेसमेंट कंडक्टिंग का जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी आकलन करने का। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन देखते हैं, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए क्या। 1 साल सत्र समाप्त हो तब आकलन करोगे, तो क्या पता एक बच्चा जो है उसको दिक्कत यहाँ पे हुई थी, आप आकलन चल के यहाँ पे उसको दिक्कत हुई, आपने आकलन यहाँ पे किया, इसका मतलब बच्चे को जो यहाँ पे ही उसको भूल सुधार हो सकती थी, आपने यहाँ पे किया, बच्चा कितना पीछे रह गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, इनबिल्ट प्रक्रिया है ये। तो ये तो सही बात है कि आकलन जो है इनबिल्ट प्रक्रिया है, वह उसी में आकलन होता रहता है और बच्चा आगे बढ़ता रहता है, सीखता रहता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पहले अभी दूसरे पे होल्ड पे रखते हैं दूसरे को। तीसरा ऑप्शन है कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार, मतलब काउंटेबल तो होना ही नहीं चाहिए कि 1 बार करना चाहिए 2 बार, इस तरह के ऑप्शन गलत होते हैं, काउंटेबल कभी नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। अगर 4 बार भी होता तभी भी गलत होता, 10 बार भी लिखता है यहाँ पे तभी भी गलत होता, या डेली कहता तभी भी गलत होता। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाहरी एजेंसी के द्वारा, शिक्षक उसको सिखा रहा है लेकिन एजेंसी उसकी आकलन करेगी, ये ऑप्शन गलत है, सही हो गया। तो फ्रेंड दूसरा ऑप्शन बचता है और ये सही है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता यानी कि
क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड? अब जैसे कि आप देख लो कि सृजनात्मकता से संबंधित है, क्रिएटिव, क्या कहते हैं इसको, क्रिएटिव चाइल्ड, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी जैसे कि अपने आप से बिन मतलब किसी ऐसी चीज़ जो आप अपने दिमाग से सोच के ला रहे हो, जो जो सामने आपके उपस्थित ना हो, या मतलब अभी तक आपने नहीं देखा हो, तो कुछ नया करना, तो वही क्रिएटिविटी हो गया। तो क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है क्या? अब आप देख सकते हो कि क्रिएटिविटी, एक मिनट फिर मैं आपको और क्लियर कर, तो फ्रेंड क्रिएटिविटी को और क्लियर कर देता हूँ मैं कि क्रिएटिविटी, अगर एक क्रिएटिव व्यक्ति वही होगा कि जिसके द्वारा वो सभी विचार या वस्तु जिसको वो जो अपने वो लाता है सामने, विचार और वस्तु का उत्पादन जो वो व्यक्ति कर रहा है, जो कि अनिवार्य रूप से नए हों और वो पहले से उस चीज़ को नहीं जानता हो, और ये उस व्यक्ति या वस्तु को ला रहा है सामने, दिखा रहा है, तो वो क्रिएटिव व्यक्ति कहलाएगा। तो क्रिएटिव तभी होगा वो जब अभिसारी चिंतन करेगा तो होगा क्या? सामवेगिक चिंतन करेगा तो होगा क्या? अहमवादी चिंतन करेगा तो होगा सृजनात्मक व्यक्ति। अहमवादी चिंतन करेगा तो कभी सृजनात्मक व्यक्ति क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा, वो कोई क्रिएटिविटी कर ही नहीं पाएगा जब अहमवादी हो जाएगा। तो अहमवादी मतलब आप समझ ही सकते हो, अहमवादी मतलब खुद व्यक्तिगत तौर पे, तो उसका जो दायरा हो जाएगा वो बहुत सीमित हो जाएगा, छोटा, तो इसलिए वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। ये ऑप्शन गलत। फिर सामवेगिक, सामवेगिक आप समझ ही रहे हो, सामवेगिक मतलब सामवेगिक, ये भी, इसका भी दायरा बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत, सामवेगिक भी नहीं होगा। अभिसारी से आपका मतलब क्या होगा हिंदी में? अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है जो चीज़ें अंदर की तरफ, अभिसारी मतलब कि, अभिसारी का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि बाहर से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आना, सिकुड़ना, बाहर से अंदर की तरफ सिकुड़ना, यानी पहले इतना था अब जाके ये छोटा हो रहा है, एक तरह से अभिसारी। तो इस तरह का व्यक्ति भी क्रिएटिव व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि ये जितना जितना उसने जाना अब वो और उसका दायरा कम हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है फ्रेंड, अपसारी, यानी कि क्रिएटिव यहाँ पे था उसने, और अब ज़्यादातर क्रिएटिविटी दिखा रहा है, वो बाहर की तरफ दिखा रहा है क्रिएटिविटी, ये सारी क्रिएटिविटी है उसकी, कि पहले यहाँ था, बढ़ रहा है, अब वो बढ़ रहा है तो ये व्यक्ति क्या होगा? क्रिएटिव व्यक्ति होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन अपसारी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? 3 ऑप्शन होगा जिससे सहमत नहीं होंगे, कोई एक ही ऑप्शन होगा जिससे सहमत होंगे। तो फ्रेंड इसमें आप ऑप्शन देख के ही आंसर बता सकते हो कि वाइगोत्स्की जो हैं उनकी जो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है वो कैसे है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही सीखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, सामाजिक अंतःक्रिया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन आप देखोगे तो कह रहा है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार की बात हो गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ये भी गलत हो गया, जब ये बात इतनी लागू हो गई, खाली प्रयोगशाला लागू हो गई तब। फिर कह रहा है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर, अब दंड का यहाँ बात हो गया और नियंत्रित की बात हो गई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे क्या पहला दे रखा है, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। कि दूसरा ऑप्शन है बच्चे जो है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। या बच्चे रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। या बच्चे जो हैं निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा देख। तो फ्रेंड आप ऑप्शन पढ़ोगे तो देख, पहला ऑप्शन है जिज्ञासु प्राणी होते हैं बच्चे, हाँ होते हैं, जो अपने चारों ओर देखते ही रहते हैं, ठीक है, कि जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक बच्चा मतलब जिज्ञासु प्राणी तो होता ही है क्योंकि वो छोटा होता है, दिया जल रहा है, उसको क्या पता कि इसको छूऊंगा, ये दिया जल रहा है, उसको क्या पता इसको छूऊंगा तो हाथ जल जाएगा मेरा,
उसको ये सब तो कुछ पता नहीं है कि छूऊंगा तो हाथ जल जाएगा, लेकिन वो ये क्या है, इससे उजाला हो रहा है, ये क्या है, तो वो ढूंढने की कोशिश करेगा, इसको छूने की कोशिश करेगा। तो जिज्ञासु होता है जो अपने चारों ओर यानी इस लैंप को देख रहा है, खोजने को अपने ही तर्कों में, और वो सोच रहा है कि मतलब ये लाइट जो है ये जल रहा है, ये है क्या चीज़। तो ये सब सोचने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सही बात है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। कैसे वयस्क के भांति होंगे भाई, जब बच्चा है तो वयस्क के भांति चिंतन कैसे करेगा, तो गलत ऑप्शन पहले ही हो गया। रीते बर्तन के समय जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे जो भगवान जन्म लेते हैं फिर उसमें उसमें जो भी उसके कान में बड़ों ने कह दिया वही वो सीख जाता है। सीखता है लेकिन धीरे धीरे सीखता है, और फेस टू कॉपी थोड़ी कर लेता है, एकदम से वही कॉपी थोड़ी कर लेता है जो 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 उसके किसी बड़ों ने कह दिया और वही कॉपी कर लेता है। ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे सही गलत की भी पहचान करता है। कोई गलत बोलेगा तो क्या पता वो गलत को ना ले, सिर्फ सही को ले, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। फिर कह रहा है निष्क्रिय जीव होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, एक्टिव जीव होते हैं वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, या बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो फ्रेंड इसमें हमने ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों की जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां तभी होंगी जब वो सीखने की कोशिश करेंगे तो त्रुटियां होंगी, फिर एक समय ऐसा आएगा वो त्रुटियां दूर हो जाएंगी, वो सीख जाएंगे किसी अच्छे चीज़ को। तो जैसे कि ऑप्शन 20वें का दूसरा 20वां क्वेश्चन है, दूसरा ही सही हो जाएगा। आपको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन भी पढ़ोगे तो गलत ही लगेंगे और गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या कड़े नियम बनाए। फ्रेंड कड़े नियम आ गया ना तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, कड़े नियम बनाए वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। और दंड दे आ गया जिस ऑप्शन में, वो भी गलत हो जाएगा। और नियम और दंड ये सब ऑप्शन तो चलते ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। अब देखो यहाँ पे वंचित पृष्ठभूमि भी है और उसका तिरस्कार करने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहले ही ऐसे ही। फिर कह रहा है कि उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड ये किसी एक पर्टिकुलर शिक्षार्थी के बारे में बात नहीं करनी है हमें, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। पढ़ के देखते हैं, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें। सही बात है कि वो कहाँ से आ रहा है, किस लेवल का है, हाँ उस पर कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, उसको क्या मतलब उसकी जो उसकी भाषा क्या है, हाँ वो कितनी भाषाओं, वो कौन सी उसकी भाषा है, स्कूल वाली हमारी भाषा कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, जितनी चीज़ें इसमें लिखी हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, ठीक है, जबकि मदन है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। एक जो है सुरेश वो अकेले पढ़ना चाहते हैं और एक जो है मदन वो समूह में पढ़ना चाहते हैं। यह उनके किसकी विभिन्नता के कारण है। तो फ्रेंड आप देखो इसमें, तो पहला ऑप्शन है मूल्य यानी वैल्यूज़, वैल्यूज़। तो क्या वैल्यूज़ ये दोनों, अगर वो अकेले पढ़ रहा है वो ग्रुप में पढ़ रहा है, तो वैल्यू के कारण है क्या ये भिन्नता? नहीं, वैल्यू के कारण नहीं होगी। फिर कह रहा है अभिक्षमता, अभिक्षमता कह रहा है। फिर एप्टीट्यूड्स, अभिक्षमता एप्टीट्यूड, क्या ये एप्टीट्यूड के कारण होगा? एप्टीट्यूड के कारण भी ये नहीं कर रहे हैं दोनों। फिर कह रहा है अधिगम शैली, तो फ्रेंड ये ऑप्शन सही होगा। अधिगम शैली यानी लर्निंग स्टाइल, उनका जो पढ़ने का तरीका है वो अलग है। वो ग्रुप में पढ़ने का आदि है, ये सिंगल पढ़ने का। ये सिंगल पढ़ के सीख सकता है, वो ग्रुप में ही रहेगा, परिचर्चा करके सीख सकता है। तो ये इनकी अलग अलग पढ़ने का स्टाइल है, तो ये हम लर्निंग स्टाइल कह सकते हैं। तो और सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। परावर्तक स्तर यानी लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। हाँ है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो फ्रेंड भारत में भाषिक विभिन्नता है, जो कि है इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में। अच्छा, 1 और 2 में जो बहुभाषिक कक्षाएं हैं उनके बारे में इस चारों ऑप्शन से क्या उपयुक्त है, देखते हैं।
तो फ्रेंड पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। फ्रेंड ये दंडित वाला यहाँ भी आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए, तो ये ऑप्शन ऐसे ही बिना आप आगे पढ़े ही गलत हो जाएगा कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को, यानी किसी पर्टिकुलर बच्चों को, तो ये ऑप्शन तो आगे पढ़ना ही नहीं है, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला ऑप्शन कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ये यहाँ तक अभी सही जा रहा है। फिर कह रहा है सम्मान करना चाहिए, और फिर कह रहा है और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये पूरा सेंटेंस सही है, तो यही वाला ऑप्शन सही भी होगा। और चौथा ऑप्शन है कि जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा की बात आ गई, बच्चों की उपेक्षा, ये तो बहुत गलत बात, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। यानी नेचर इन नेचर नर्चर, नेचर का अभिप्राय पूछ रहा है किसमें, नचर एंड नर्चर में, नेचर एंड नर्चर में, नेचर एंड नर्चर में, सॉरी, नेचर का जो अभिप्राय पूछ रहा है किसमें, नेचर और नर्चर में। तो प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति से क्या अभिप्राय है, हमारे आसपास का वातावरण, या जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, या तीसरा एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या चौथा भौतिक और सामाजिक संसार की जटिलता। देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप देखोगे इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। प्रकृति पोषण यानी नेचर और नर्चर दो चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमारे आसपास का वातावरण। फ्रेंड इसमें जब इसमें इन्वायरमेंट के क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट के साथ साथ इसमें पोषण भी इन्वॉल्व है, नर्चर भी इन्वॉल्व है, तो सिर्फ वातावरण कैसे हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो इसमें ये जैविकी विशिष्टताएं यानी प्रकृति तो है ही, इसमें पोषण भी है, दोनों चीज़ें मिल गई तो जैविकी चीज़ हो गई है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि परवरिश जो है पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित होता है ये प्रकृति पोषण, जिसमें कि प्रकृति भी इन्वॉल्व होती है, इन्वायरमेंट और जो है पालन पोषण भी इन्वॉल्व है इसमें। तो इसलिए वो जैविक विशिष्टताएं हो गई और या वंशानुक्रम सूचनाएं हो गई। तो फ्रेंड ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति नहीं होगी, और भौतिक और सामाजिक ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जन संचार, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण, जनसंचार आप कम्युनिकेशन से। फ्रेंड यहाँ जनसंचार यानी मास मीडिया, जो हमारे मास मीडिया यानी पत्रकार, तो ये मास मीडिया की बात हो रही है यहाँ पे। जनसंचार तो ये मास मीडिया जो है समाजीकरण का एक माध्यम तो है, समाज को एक बांधता है एक सूत्र में, तो ये एक माध्यम है, ये तो सही है। महत्वपूर्ण माध्यम भी बनता जा रहा है, ये भी सही है। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन सही होगा, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। जो ये चीज़ यहाँ एक पर्टिकुलर खाली दे रखा है, पदार्थ के विज्ञापन दिखाने के लिए और विक्रय के लिए, तो ये मास मीडिया वाला ऑप्शन जो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे उपयुक्त कथन नहीं है। खाली इतनी चीज़ें कि मतलब विज्ञापन दिखा दो और विक्रय हो जाए जिससे। फिर दूसरा कह रहा है कि समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है। समाजीकरण अगर जब हम बात कर रहे हैं मास मीडिया की, तो इसमें ये भी तो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, पहले ही स्टेटमेंट में लिखा है, तो सिर्फ माता पिता को कैसे मान सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है फ्रेंड कि तीसरा ऑप्शन कह रहा है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, सही स्टेटमेंट अभी तक जा रहा है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों सबको प्रभावित भी करता है, सही बात है, तो ये ऑप्शन सही होगा।
अभी तक कुछ इसमें हमें निगेटिव चीज़ नहीं मिली जिससे ऑप्शन को हटा दें। फिर कह रहा है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं अंतःक्रिया, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फिर ये क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, ये नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। फ्रेंड ये 3 इसमें ऑप्शन होंगे जो सही होंगे, इस प्रश्न के विषय में सही हैं, और एक है जो नहीं है। तो हम 3 ढूंढ लेंगे तभी भी हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो फ्रेंड कि ये इसमें से कह रहा है कि सही नहीं है। तो फ्रेंड क्या बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये तो गलत ऑप्शन है। तो फिर इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन यही सही होगा। जब हम कहेंगे कि ये गलत ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन के लिए यही सही है। फिर हमें आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कह दिया हमारे हिसाब से ये जो है बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, ये परिवार में भी सीखते हैं, वातावरण में भी सीखते हैं। तो यहाँ साफ साफ कहा है कि सही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यही सही है। तो पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 27वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। एक बच्चे को, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को, एक शिक्षार्थी को अगर अभिप्रेरित करना है तो इसमें कौन सी रणनीति अपनाए वो। प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए, अब यहाँ बात की गई है अंक लाना और स्पर्धा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा में नहीं ढकेलना है, तो ये चीज़ तो यहीं गलत हो जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं ऑप्शन, एक ऑप्शन हमने हटा दिया। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड, ये दंड आ गया, फिर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, दंड का उपयोग। फिर कह रहा है तीसरा ऑप्शन कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, सही जा रहा है अभी, अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, सही बात है। जो बच्चा उनका लक्ष्य है उसमें सहायता करना है, ना कि हमें धकेलना है। बच्चे को हमें पुश भी नहीं करना है ज़बरदस्ती, बस उसको सहायता, हेल्प दे देना है। जहाँ पे रुके वहाँ से उसको, वहाँ से उसको बस पार कराना है, वहाँ हेल्प देनी है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत है क्या, देख लेते हैं। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित, मानक लक्ष्य बता दिया यहाँ पे, और कठोर मानदंड निर्धारित, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ये वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण कौन सा है फ्रेंड, आप देखते ही बता दोगे। कंप्यूटर से सामाजिकरण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होगी। फिर क्या है, अनुवांशिकता, ये भी एक गलत है, अनुवांशिकता। राजनीतिक दल, नहीं। तो बचता क्या, परिवार। प्रमुख कारण क्या है, परिवार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। सामूहिक कार्य दे दें बच्चों को, हाँ सामूहिक कार्य दे दें बच्चों को तो एक प्रभाविक प्रक्रिया तो है, ये रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ये ऑप्शन क्या सही होगा, हाँ शिक्षक का काम कम हो जाता होगा, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर कह रहा है कि दूसरा, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। अब ये तो है, ये तो क्लास में होना ही नहीं है कि कुछ बच्चे दूसरे बच्चे पर हावी हो जाएं, फिर क्लास का माहौल ही ख़राब होना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। फिर कह रहा है तीसरा, शिक्षक की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सही बात है। बच्चे अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग जगह क्षेत्र से आते हैं, तो एक दूसरे से ही तो सीखेंगे, यहाँ तक ठीक है, और परस्पर सहायता भी करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे हम पढ़ सकते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, काम जल्दी निपटाना मेन उद्देश्य नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है इसमें, पढ़ने व समझने में। जो अगर पढ़ने में और समझने में कठिनाई है तो कौन सी उसको डिसेबिलिटीज़ है। तो अगर पढ़ने और समझने में होता है फ्रेंड, तो वो क्या होता है, डिसलेक्सिया, यानी पठन, यहाँ पे पठन अक्षमता साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी साफ साफ लिख रहा है पढ़ने और समझने में, तो पठन अक्षमता में यानी डिसलेक्सिया।
और लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया साफ साफ लिखा है। गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया। गति समन्वय अक्षमता यानी डिस्प्रेक्सिया साफ साफ लिखा है। ये आप चीज़ें इतनी 4 चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से याद करनी है। ये आप इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको ये चीज़ ठीक है, लेकिन ये चारों जो हैं 4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। ये चारों आपके 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। आजकल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये चीज़ें हाइड होंगी, ये चीज़ें नहीं रहेंगी आपकी। उसमें साफ साफ लिखेगा कि पठन 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 एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वो बच्चों में डैश की, तो यानी डिसलेक्सिया दे देगा, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्प्रेक्सिया। ये इतनी चीज़ें देंगी और इतनी चीज़ें हाइड रहेंगी तो आप नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए आप अगर आपको 4 क्वेश्चन याद करने हैं, 4 क्वेश्चन अपने तैयार करने हैं, तो ये आपको ये पूरा जो मैंने ब्रैकेट में कर रखा है इसको याद करना पड़ेगा। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लिखन डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रेक्सिया। तो ये थे फ्रेंड 30 क्वेश्चन। बताइएगा कैसा लगा मेरे समझाने का तरीका, या जो भी तरीका मेरा है बोलने का, आप कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। आपको ये 30 क्वेश्चन किस तरह के हैं ये भी बताइएगा। और अगर के कोई और क्वेश्चन है वो आपको दिक्कत हो रही है तो बताइएगा मुझे कैसा लगा ये सेशन। प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए सब्सक्राइब। कमेंट, लाइक, शेयर कुछ भी कर सकते हैं या मुझे डिसलाइक भी कर सकते हो आप, पर सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्लास में। नेक्स्ट CDP या मैथ पेडागोजी किसी भी क्लास में आ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।